एक्शन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में राजनीति यादव जी, जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, और आज हैं हम नेशनल हाईवे 24 पर। और आप देख रहे हैं ये जो फसल है मक्का की, और इसमें थोड़ी थोड़ी करके वो आ गई है, भिंडी की भी है और यहाँ तोरई और घिया की भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं यहाँ पूरे ढंग से टिक चुके हैं, और कानून वापसी तो घर वापसी। अभी घिया की सब्जी बनाई थी, और आज जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने पर आई थी। हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। रामनाथ यादव जी, जिस तरीके सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आई थी, क्या वो सरकार ने भ्रष्टाचार ख़त्म कर रही है? और आप लोग यहाँ नेशनल 24 पर आपने ये खेती उगा दी है। देखिए भाई, ये सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने, कृषि को डेवलपमेंट करने के मुद्दे पर आई थी कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, कृषि का डेवलपमेंट करेंगे, अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। जबकि मेरे भाई सच्चाई ये है, हम सरकार से पहली बात भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार को यहाँ का बच्चा बच्चा टैक्स देता है, जूता चप्पल टॉफी बिस्किट कुछ भी खाता है। हम कुछ भी यहाँ पर देखिए, मामूली हम एक कलम भी अगर खरीदने जाते हैं तो इस पर टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और ये टैक्स का पैसा सब इकट्ठा होता है और ये पैसा जाता है रिजर्व बैंक के माध्यम से। और सरकार हर साल एक बार बजट बनाती है, और उस बजट को 48 विभाग में, जैसे रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नहीं सुनिए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग को, डिफेंस पर, और सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह पेंशन आदि पैसा काट करके जितना पैसा बनता है 48 विभाग में, पहले 46 विभाग था, इस साल से 48 विभाग बन चुके हैं। इन विभागों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, और हर विभाग में कम से कम 50,000 से लेकर के 1 लाख करोड़ तक का बजट हर साल निर्धारित किया जाता है। वो 48 विभाग जैसे क्या है, मनरेगा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा है, हमारा जो है कि कृषि डेवलपमेंट है, लड़कियों की शादी अनुदान है, बच्चों की छात्रवृत्ति है, ये सब मिला करके जो पैसा जाता है, आवास व्यवस्था है, ये जो पैसा मेरे भाई यहाँ से जाता है, जो बजट पास होता है, ये पूरा का पूरा 48 विभाग में चारों तरफ लूटपाट मची हुई है, और सारा का सारा पैसा ये सब हड़प जा रहे हैं। और अभी मनरेगा, एक मैं आपको मनरेगा का उदाहरण दे दूँ। मनरेगा एक ऐसी योजना जो 2005 में लॉन्च की गई, उसमें प्राविधान किया गया कि हमारे देश के उसके लिए जानते हैं हर साल 70,000 करोड़ रुपए, हर साल 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए हर साल उस पर आवंटित किए जाते हैं। उसमें प्राविधान बनाया गया कि इस पैसे से हमारे देश के जो अकुशल गांव में जो अकुशल श्रमिक हैं, उनको साल भर में 100 दिन की गारंटी रोजगार की हम देंगे, बाकी दिनों कहीं कमा खा लेंगे। यदि इन किन प्रकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको 100 दिन रोजगार की गारंटी देने में असफल होती है, काम देने में असफल होती है, तो उनका 100 दिन का पैसा उनके खाते में भेजा जाएगा। ये कानून की गारंटी। लेकिन मेरे भाई जानते हैं, ये पैसा अलॉट तो हो गया, लेकिन गाँव में जब गाँव में गया तो मजदूरों को काम नहीं मिला। सरकार बोली कि हम पैसा देंगे, ये पैसा मजदूरों के खाते में गया नहीं, काम हुआ नहीं। क्या ऊपर से एलियंस आए पैसा लेके चले गए क्या? अब सरकार कह रही है कि हम तो ये पैसे का पौधा लगा दिए, पेड़ पौधा। अभी योगी सरकार पिछली बार बोल रही थी कि हम एक ही दिन में 40 करोड़ पौधा लगा दिए। जब पूछा जा रहा है कि पौधा हुए क्या, तो वो बोल रहे हैं कि गाय सार खा गए। तो हम क्या करें? जाँच में ये पता चल रहा है। हमारे जो शादी अनुदान का पैसा है, गांव में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है मेरे भाई, जो 48 विभाग का पैसा आता है गांव में डिस्ट्रीब्यूट, आज जो है छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा है हड़प लिए, एक भी पैसा नहीं दिए। लड़कियों के शादी अनुदान का पैसा हड़प लिए, मनरेगा में मजदूरी का पैसा इन्होंने हड़प लिया, कृषि डेवलपमेंट में हमारे गन्ना जितनी कृषि विभाग की योजनाएं वो पैसा इन्होंने हड़प लिया मिल करके। ये हमारे देश को खोखला कर दिया। आज जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 48 विभाग जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो गाँव के नागरिकों के पास पहुँचता है। जब नागरिकों के जैसे छात्रों के पास छात्रवृत्ति गई, अनुदान गया, सारा जब पैसा जब किसानों के पास मजदूरों के पास पहुंचता है, तो वो बाजार पैसा लेके आता है, तो बाजार भी उससे चलती है। आज जो सारे पैसे पूंजीपति और एक भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी मिल करके जो हड़प करके खा गए, आज इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है? गाँव में पैसे का अभाव हो गया, गाँव में पैसा रह नहीं गया, छात्रों के पास नहीं पैसा है, किसानों के पास पैसा नहीं है, मजदूरों के पास पैसा नहीं है। जब किसान गरीब मजदूर का बेटा बाजार में जा रहा है सामान खरीदने, उसके पास पैसा नहीं। आज छोटे छोटे दुकानदार खोमचे वाले, यहाँ तक कि मेरे भाई
कितनी शर्म की बात है कि अगर कोई फेरी वाला भी अगर गांव में टॉफ़ी बिस्किट बेचने जा रहा है तो उसकी इतने लोगों की बोहनी नहीं हो रही, 10-20 रुपये के लिए मोहताज हो गए, क्योंकि पैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट का हमारा पैसा सब टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है सारे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। अभी अस्पतालों में चले जाइए, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। अभी सरकार जानते हैं अस्पताल में मेरे भाई भ्रष्टाचार इतना ही समझ लीजिए कि हमारे देश में जो ऑक्सीजन था हमारे प्लांट से निकलते थे, ये बेशर्म मोदी सरकार ने क्या किया कि इस ऑक्सीजन को विदेशों में बेच दिया, उससे मोटा माटी पैसा कमाया। जब हमारे यहाँ के पेशेंट किसी को टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बुखार हो गया है, जब अस्पतालों में जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो चिल्ला रहे थे। विदेश के लोगों ने हमें दान दिया जो ऑक्सीजन, ये भी गवर्नमेंट मेरे भाई समझ लीजिए, ये भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको भी आपदा में अवसर में बदल दिया। मोदी जी कहते हैं कि आपदा अगर कहीं पड़ जा रही है तो वहाँ भी अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कोई भी धर्म नहीं कहता है कि अगर किसी का घर जल रहा है तो वहाँ अवसर लाभ उठाओ। सभी धर्म कहते हैं कि उसको जा कर के मदद पहुँचाने, ये मदद ना करके अवसर में लाभ। तो जो ऑक्सीजन जो विदेश से विदेशी ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ भेज रहे हैं, इसमें भी आवता का अवसर लाभ करके जगह जगह स्टोरेज कर ले रहे हैं इनके कर्मचारी। और मेरे भाई 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार, 1-1 लाख रुपये ऑक्सीजन का ये बेच करके मोटी मोटा ये सब कमा रहे हैं। हमारा टोटल देश भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। और आज जो महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी, आज महंगाई चरम सीमा को पार कर चुकी है। लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास कपड़े नहीं है। आज मेरे भाई 80% हमारे देश में करोड़ों ऐसे गरीबों के बच्चे हो गए हैं जिनको कि दूध दही नसीब नहीं हो रहा है। दूध दही कोई क्या है, वो बेचारे कैसे जी रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास दवा करने के लिए पास पैसा नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कटोरा लेकर के खाना के लिए तड़प रहे हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो नया वस्त्र 5 साल पहने हो गया, उनको नया वस्त्र नहीं मिल रहा है, फटे पुरानों में अपना ज़िंदगी बीते। क्या इसीलिए हम सरकार बनाए हैं कि आप जाकर के गरीबों को लूटो, डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भ्रष्टाचार करो, गरीबों को जीने मत दो। आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से जानते हैं, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, ये सब पहले से हमको भगाना चाह रहे थे। अभी बम्बई में कई घटनाएं आप सुने कि उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को मार मार के भगा रहे थे जब उनको कोई चारा नहीं चला। ये गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन का, स्टेट गवर्नमेंट को लॉकडाउन करने का पावर दे दिया और लॉकडाउन किया। ये सब दिल्ली में, दिल्ली हो चाहे बम्बई हो चाहे गुजरात हो चाहे सूरत हो, वहाँ के जो हमारे मजदूर जा कर के, हमारे किसानों के बेटे जाकर वहाँ काम धाम करके कोठी बिल्डिंग बनवा लिए थे, रोटी रोजगार। पहले तो इन्होंने फैक्ट्री, उद्योग, धंधे, कल कारखाने बंद कर दिए। आज बेचारे MCA, BCA, BTech, MCA कर करके 3,000-5,000 रुपये के लिए तड़प रहे हैं। अभी कल MCA का एक लड़का मिला था, बोला भैया हम लोग 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाते थे, अच्छा खासा फैक्ट्री वगैरह चलती थी, आज हम लोग 5,000 रुपया नहीं मिल रहा है, हम लोग मन कर रहा है यही आत्महत्या के लिए, क्या मुंह लेकर के हम लोग गांव में जाएं। तो ये जालिम सरकार ने हमको भगाने के लिए सब उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद कर दिए। आज रोड पर मजदूर मर रहा है, तड़प रहा है, उसको टाइफाइड, मलेरिया भी हो रही, बुखार हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, अस्पताल में जा रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहे, जब मर जा रहा है तो उनको इस बेशर्म सरकार नदियों में इनकी लाश फेंक दे रही है। बताइए कि हमारी लाशें अभी उत्तर प्रदेश में 15 किलोमीटर तक कई हज़ार लाशें बहती हुई जा रही थी। उसको जब मीडिया ने कवरिंग किया और सब देश के सामने आया तो इनका पोल खुला कि ये सब हमारे जो नौजवान हैं इनको मार मार करके इन नदियों में फेंक दे रहे हैं। फिर अब जो है कि JCB में पता चला कि अभी जोगी ने ऐलान कर दिया कि नदी में लाश को ना बहाया जाए। इसका मतलब कि भाई आप गाड़ दोगे लोगों को। मेरे भाई अस्पतालों को दुरुस्त करो। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा, छात्रों की छात्रवृत्ति जो छात्रों का नहीं हुआ, सुन लीजिए, जो छात्रों का नहीं हुआ, मजदूरों का नहीं हुआ, छात्र चूँकि देश का भविष्य होता है, जो छात्रों का नहीं हुआ और पूरे देश का नहीं हुआ, और जो छात्रों का शोषण करता है वो समझ लो देश के भविष्य, इसकी यानी माँ जो छात्रों का शोषण करता है वो समझ लो अपनी माँ का शोषण करता है। जो अपनी माँ का शोषण करता है उसको समाज में 1 मिनट भी जीने का हक मेरे भाई नहीं है। ये छात्रों का नहीं हुआ, छात्रों की स्कूल कॉलेज। सर छात्रों के लिए मंदिर बनवा तो दिया, मतलब मांग तो यही था सर मंदिर की। मस्जिद देखिए आप लोग भड़काने का प्रयास करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया। नहीं, छात्रों की मांग थी ना सर। आप भटकाना चाहते हैं, मेरा काम है, हमारा किसान मोर्चा ने स्पष्ट कह दिया है, वसुधैव कुटुंबकम विश्व हमारा परिवार है। सुन लीजिए, हमारी बस एक जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं, हमारी एक जाति मानव जाति। हम मानव जाति के लिए काम करते हैं। हम ठीक है, कोई हिंदू है जाके मंदिर में पूजा करे, कोई सिख है जाके गुरुद्वारा पूजा करे, उसके लिए जो स्टाइल दी गई है। कोई मुसलमान है आप जाकर मस्जिद में नमाज करो। हमारे लिए राजनीति जी आप कह रहे थे कि छात्र परेशान है, युवा परेशान है, लेकिन किसान आंदोलन के अंदर छात्र युवा तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे भाई सुनो,
यहाँ छात्र, युवा, किसान सब तो हमारे ही परिवार के हैं। आज जो है जानते हैं, जिसको आप मजदूर कहते हैं वो भी किसान के ही बेटे हैं। क्यों? क्योंकि 95% किसान 10 एकड़ से कम जोत वाले हैं। 10 एकड़, 5 एकड़, 2 बीघा, 4 बीघा खेत वाले हैं। वो जब खेती करते तो अपने जवान लड़के से कहते बेटा कुछ जाओ शहरों में कमा के ले आओ पैसा, ताकि हम खेती का डेवलपमेंट करेंगे। जब वो आकर के फैक्ट्री, उद्योग, धंधे, कल कारखाने में लगता है, मजदूर हो जाता है। तो मजदूर हम ही हैं, हम ही किसान हैं, और हमारे ही बेटे जा कर के रक्षा में भर्ती होकर के बॉर्डरों की सुरक्षा करते हैं। तो हम ही मजदूर, हम ही किसान, हम ही जवान, और तीनों बेचारे जो है कि आज हमारे जो बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहा है, यहाँ पर दिल्ली में आकर के सड़क पर बैठकर किसान लड़ रहा है, मजदूर जो है कि तड़प रहा है शहरों में, तो हम ही तो रोड पर हैं। बाकी जो माल काटने वाले हैं वो बैठकर एसी में मजा काट रहे हैं। आज जिसको सुनिए, जिसको आज सदन में बैठकर कानून बनाना चाहिए, आज रोडों पर धक्का खा रहा है, और जिसको सड़क पर बैठकर मछली पकड़ना चाहिए, जा करके चाय बेचना चाहिए, आज जो है कि सरकार चला रहा है। तो हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सरकार में बैठ गए जो हमारी पूरी पीढ़ी को नष्ट कर देना चाहते हैं। हम किसान आंदोलन में यहाँ बैठे। देश विकास नहीं कर रहा है, देश तो विकास कर रहा है ना। देश तो यही विकास कर रहा है मेरे भाई कि आज अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं, गरीबों के पास भोजन नहीं, गरीबों के पास कपड़ा नहीं। यही डेवलपमेंट आप लोग चाहते हैं, यही सरकार डेवलपमेंट चाहती है, यही है। वो तो हमको सुन लीजिए, वो हमको बांटने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो हमारे सामने कांटे बिछा रहे हैं, हम उनके सामने, हम पूरे देश के सामने फूल बिछाने का काम कर रहे हैं। वो हमको तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम सबको गले मिलाने का काम कर रहे हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने का काम कर रहे हैं, हम सबको गले लगाने का काम कर रहे हैं। इसी गले लगा करके आज हमारा भारत देश का एक किसान जाग चुका है। अब हमें कोई दिख भ्रमित न करे, हमारी बस एक जाति है। राजनीति जी, मैं चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, आप ही लोग कहते हैं कि कभी भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, वो तो टेढ़ी करनी पड़ती है, और आपको 6 महीने हो गए यहाँ पर बैठे हुए, और आप पे लाठी चार्ज भी हो रहा है, आप पे आक्रमण भी हो रहे हैं, आप पे तरह तरह के मतलब हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। देखिए, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। महात्मा गांधी ने हमेशा कहा था, सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने हमेशा कहा था अहिंसात्मक तरीका सबसे सूटेबल तरीका होता है। आज पूरा वर्ल्ड मानता है, और हम अहिंसात्मक तरीके से यहाँ बैठे हैं। जो टेढ़ी अंगुली घी निकालने वाली बात है, अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत होती है, और एक किसान आंदोलन पूरे देश विश्व की निगाह टिकी है। हम अनुशासित सिपाही हैं, और हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए बैठा हुआ है। 40 मेंबर पंच बन के बैठे हुए हैं। जो भी उनका फैसला होगा हम उसको मानते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। पूरी सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। आप लोग आश्वस्त रहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी मामले में जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि हम जिसको मारने जा रहे हैं वो भी हमारा भाई है। सर, पेट्रोल जिस समय 35 और 40 रुपए हुआ करता था, तो स्मृति ईरानी और बीजेपी के लोग जो हैं गले के अंदर प्याजों की माला, आलू की माला लेके मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ हिलाते नजर आती थी, और आज पेट्रोल 99 रुपये है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट किसी को न दें। हमारे देश की अब तक की जितनी भी सरकारें बनी हैं, कहीं न कहीं पूंजीपतियों के लिए काम करती रही हैं। और जिस समय, उस समय जो डीजल पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, उस समय भी आज भी ये जो है कि चूँकि डीजल पेट्रोल भी हमारी आवश्यक वस्तु में आता है, और आवश्यक वस्तु में आने के कारण डीजल पेट्रोल की कीमत जितनी ही कम रहती है, उतनी हर चीज़ों में महंगाई होती है। लेकिन ये सरकार ने क्या किया, इसको भी जो है आवश्यक श्रेणी में निकाल करके पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया। अब लाभ का सौदा बन गया। आज डीजल मेरे भाई, अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो डीजल का दाम कम हुआ है, जब से कोरोना बीमारी वगैरह आई, इंटरनेशनल में करमगाया खपत कम हुई, उस समय से हमारा जो डीजल पेट्रोल इतना सस्ता हो गया बैरल के हिसाब से कि आज डीजल अधिक से अधिक 25 रुपये लीटर मिलना चाहिए हमारे भारत में, सब्सिडी के बाद भी, मैंने फायदे के बाद भी। और पेट्रोल अधिक से अधिक 30-35 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सरकार, जालिम सरकार, आज डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा करके पूरी महंगाई को और बढ़ा दी। इसलिए सरकार को इसको जो आवश्यक वस्तु, हम कृषि का जो आवश्यक वस्तु है, इसके लिए तो लड़ ही रहे हैं। हमारा डीजल, पेट्रोल, दवाइयाँ और कपड़े भी हमारी आवश्यक वस्तु है, इसके लिए भी हम यहाँ लड़ रहे हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए बैठे हैं। हम इनको ऐसे जाने नहीं देंगे। एक पाई का हिसाब लेंगे। जो हमारा मनरेगा का पैसा लोग लूटे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट पे भाई साहब 5 साल में कम से कम 6 लाख करोड़ का घोटाला तो डायरेक्ट किए हैं। और मोदी जी कहते थे कि हम जेनरिक दवा चला रहे हैं। जेनरिक दवाई गरीबों के लिए मिलेगी, सस्ती मिलेगी। आज जेनरिक के नाम पे जाते हैं इम्पोर्टेड दवाइयाँ जो कि ब्रांडेड होती है, उस पर जो प्रिंट छपा होता है, उसी प्रिंट पे 5%, 10%
पैसा की जो है कि प्रॉफिट होती है उसमें कम प्रॉफिट होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने जेनरिक दवा चलाई। मोदी जी कहे कि हम जेनरिक दवा चला रहे हैं, उन जेनरिक दवाइयों भाई साहब 10 रुपये की दवा पर 300 400 प्रिंट छपा करके मनमाना हमारे देश को लूट रहे हैं। ये इस तरह देश चल राजनीति चलते चलते इस देश के अंदर सिर्फ मुखड़े चेंज होते हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। आप कह रहे हैं कि सरकार चेंज होगी, सिर्फ मुखड़े चेंज होंगे, सिद्धांत कभी चेंज नहीं होते हैं। मैं इस संबंध में आपकी बात से जायज़ हूँ कि हमें मुखड़ा चेंज नहीं करना है कि इनको उठाओ, इनको बैठाओ, उनको बैठाओ, नागनाथ उठाओ, सांपनाथ बैठा, तो ये भी नहीं चलने वाला है। किसान पूरी तरह जाग चुका है। किसान यहाँ पर ये कह दिया है कि जो किसानों की बात करेगा, किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगा, देश के लिए लड़ेगा, वो हमारा नेता होगा। हम मुखड़ा नहीं चेंज करेंगे। और ये भी जो भी कोई भी पार्टी अगर ये सोचती हो कि भाजपा के खिलाफ लहर बन रही है तो हमको बैठे बैठाए थाली में किसान वोट दे देगा। अब किसान ऐसा करने वाला नहीं है। जो हमारे लिए लड़ेगा, किसानों के लिए लड़ेगा, वो हमारा नेता होगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। अगर जो नहीं लड़ेगा उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हमारे किसान नेताओं ने कह दिया है कि जो किसानों की बात नहीं करेगा, चाहे वो भाजपा का, चाहे कांग्रेस का, चाहे सपा, चाहे बसपा का, वो इस भ्रम में न रहे कि हम दो थाली में बैठा कर उसको वोट दे देंगे। जो लड़ेगा उसके साथ हम हैं, जो नहीं लड़ेगा उसके साथ हम कतई साथ रहेंगे। राजनाथ जी, अगर नागनाथ और सांपनाथ की बात कर रहे हैं, अगर नागनाथ और सांपनाथ के जो आका थे, अगर उनकी बात मान ली जाती तो आपको यहाँ नहीं बैठना पड़ता। कौन आका हम नहीं समझे, क्लियर कर। कांसीराम साहब ने कहा था कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है और यही तुम्हें ढसेगा, और आज ढसने का काम है। फिर आप राजनीति नहीं कर रहा मैं उस आपने नागनाथ और सांपनाथ की बात की है। किसी व्यक्ति का, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, वो लोग चले गए, महान पुरुष थे, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश किया था। कांसीराम साहब भी ज़मीन से जुड़े थे, माननीय जो है कि जितने भी बड़े नेता थे सारे लोग जुड़े हुए थे, तो उनकी बातों की हम कद्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यही कहते हैं कि अगर जो भी धर्मवाद के नाम पर फंसेगा, जातिवाद के नाम फंसेगा, तो सामाजिक सोशल जस्टिस नहीं कर सकता। क्योंकि सामाजिक न्याय की परिभाषा जो है, इसको चौधरी चरण सिंह ने सामाजिक न्याय किया था। पहले आप लोग सामाजिक न्याय समझ लीजिए, सामाजिक न्याय होता क्या है। जिस देश में या जिस राज्य में या जिस जिले में आप जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि सबको समान अवसर मिलता है तो उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। जिस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री देश के बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सोशल जस्टिस करते हुए जो हमारी ज़मीनें आज मिली हुई है, ये चौधरी साहब की देन है। इसलिए हम चौधरी साहब को सलाम करते हैं कि आपने सोशल जस्टिस, सोशल न्याय, सामाजिक न्याय के जो नींव रखे हैं, हम किसान उनके पद चिन्हों पर चढ़ते हुए इस समाज को जितनी भी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक जितनी भी गतिविधियां हैं, हम सभी लोगों को समान अवसर दिला करके ही रहेंगे। ये भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी किसान यहाँ बैठ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनीत यादव आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए जो यहाँ पर आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत आप लोगों को। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.